अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। चाहे पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, सियासी महाज खासा गर्म और हैपनिंग नज़र आता है। एक तो TLP का एक मामला है, बाकायदा बड़ा एक मैं समझती हूँ जुर्रतमंदाना फैसला है पंजाब की काबीना का और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का। क्रेडिट वेयर ड्यू, क्योंकि हम अक्सर इसको एक बड़ी तनकीदी निगाह से देखते थे कि ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स एक बड़ी मशरूम सी ग्रोथ होती हुई मजहबी इंतहा पसंदी की हमें नज़र आती थी पंजाब में, जिसकी ऊपर वाक़तन वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा पे तनकीद होती थी और राइटली होती थी। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो उसकी भी फिर उसी एक स्पिरिट में तारीफ़ होनी चाहिए और ये एक बड़ी ड्यू एक्नॉलेजमेंट हम इस अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर देना चाहते हैं कि चाहे जिस मर्जी हुकूमत का दौर हो, किसी भी जमात को या किसी भी तंजीम को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में लें और अब मासूम जो इंसानी जान और माल है उनका ज़िया उनको उसकी अलाउंस दे दी जाए। तो गोया ये कि अब बिल आखिर वैसे अगर ये मामलात उस टाइम पे होते, 2017 में मामलात बड़े मुख्तलिफ थे, आज 2025 में मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं और ये फॉर द गुड मुख्तलिफ हैं। तो इस हवाले से बहरहाल जो एक बड़ा सख्त फैसला है और बहुत बहादुरी का फैसला है वो हमें नज़र आया है पंजाब की काबीना की तरफ से। और बहरहाल मुझे हम तमाम को याद है, ये कोई पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस तरह के फॉर वन रीज़न और दी अदर हमने देखा था कि यही जो मजहबी जमात थी TLP, ये लोग निकलते थे फॉर वन रीज़न और द अदर और बड़ा सही करते थे खान साहब कि उस वक्त भी उन्होंने कानून की अमल की पासदारी करते हुए, कानूनी जो फैसले हैं उनको अमली जामा पहनाते हुए वो कानून के साथ खड़े होते थे, नॉट ऑन द अदर साइड। और इसी तरह से कि जब बातचीत, मफाहमत, मुज़ाकरात एक पॉइंट पर आकर स्टेलमेट हो जाते थे, स्टैगनेंट हो जाते थे, उस वक्त फिर खान साहब की तरफ से भी और जो उनके साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी पुलिस एक्शन लिया था, क्रैकडाउन किया था। हाँ, अलबत्ता ये जो पाबंदी लगाने का, ये जो एक वंस एंड फॉर ऑल इस तरह के किस्सों को ख़त्म करने का फैसला जो है उस वक्त नहीं हुआ था, अब हुआ है। तो क्या इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए? कि एक बहुत ज़रूरी सवाल है नाज़रीन जो आज हम बहरहाल उठाएंगे। दूसरा सवाल पख्तूनख्वा की तरफ भी रुख करेंगे कि पख्तूनख्वा में जो अभी न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, बिल्कुल ये उनका आईनी हक है कि इमरान खान साहब से वो जेल में जाकर मुलाकात करें। बल्कि वो इस हद तक गए हैं कि जब उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया मुबारकबाद का, तो ये बात उन्होंने उनसे भी की कि आप कोई मेरी मुलाकात करवा दें। लेकिन एज़ पर सुहेल आफरीदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात का कुछ खास खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। क्या माजरा है कि प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल पर ये एक बड़ी बेसिक सी जो एक बात है या एक रिक्वायरमेंट है PTI की, और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट है, ये पूरी नहीं की जा रही। इस जो एक अजीब सा क्वागमायर है इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। तमाम एतबार से आज बात इंशाल्लाह करते हैं। और फिर जो ये आज बहुत ज़रूरी इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब इसी वजह से उसमें शिरकत उन्होंने नहीं की कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे तब तक मैं शिरकत नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी बहरहाल मुशीर ख़जाना पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब की शक्ल में इस इजलास में मौजूद थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि PTI की अदम मौजूदगी थी, लेकिन हाँ, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली मौजूद नहीं थे। और ये मीटिंग की जो इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर बहरहाल हम जितना भी इस पर जोर दें वो कम है, क्योंकि इसमें आगे आने वाली लाए अमल या हिकमत अमली फाइनलाइज होनी है और होनी थी। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। मौलाना साहब भी आजकल बहुत खफा नज़र आ रहे हैं और हुकूमत के लोग तो इतना ज़्यादा तनकीद मौलाना साहब पे नहीं करते थे, क्योंकि PMLN वाले आपको पता है मौलाना साहब पे तनकीद अभी भी नहीं करते हैं। बड़े अचंभे की बात है बहरहाल, ये उनकी सख्त तरीन तनकीद का भी जवाब नहीं देते। लेकिन अब मौलाना साहब को खुद अपोजिशन की तरफ से शदीद तरीन तनकीद का सामना है। ये माजरा क्या है कि ना मौलाना साहब इस वक्त अपोजिशन के रैंक्स में फिट हो पा रहे हैं और ना हुकूमत के जो उनका इत्तेहाद है उनके रैंक्स में। चंद चीज़ों को नुकाती नज़र में देखते चलिएगा। TLP पर पाबंदी का फैसला, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। पंजाब काबीना का TLP पर पाबंदी की मंजूरी और ये फैसला हुआ है। समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी है वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। इंतहा पसंद मजहबी जमात के तमाम सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स को सील किया जाएगा और इस हवाले से पहले ही बहुत सारा काम हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब TLP के एहतजाज के लिए निकलने से पहले से लेकर आखिरी मिनट तक उनसे मुज़ाकरात होते रहे। हर दफ़ा उन्हें यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर बार उनकी शराइत एक से एक बढ़कर थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी
दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के साथ यकजहती के लिए PTI का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, और ये नाजरीन एक बड़ा कहानी में एक समझे ट्विस्ट है। सियासी जमातों को किसी भी जज्बात में आकर दहशतगर्दों के साथ नहीं जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का लब्बैक जैसी दहशतगर्द जमात का साथ देना तबाहकुन गलती होगी और शिद्दत पसंदी के चुंगल से बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा। फवाद चौधरी साहब PTI पे बहरहाल इस मामले पे बरस पड़े। पार्लियामेंट की अहमियत अब ख़त्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत। तो यानी नाजरीन मौलाना साहब ने भी एहतजाज के लिए कमर कस ली है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गान पनाह गुज़ीरों के वतन वापसी पर आला सतही इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक थे। मैंने वज़ीर आला को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम अकाई है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब तक बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी अपने बड़े बरमला रिमार्क्स के साथ सूबे के अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला की मौजूदगी ज़रूरी थी। इजलास में अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले हुए। मुल्क में अमन व अमान के इजलास के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। नाजरीन ओवर टू आर गेस्ट्स, फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं। और मौलाना साहब भी एक तरफ जो है वो धरना भी देने के लिए उन्होंने कॉल दी है। धरना होगा, मार्च होगा, वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस्लामाबाद की कॉल भी दे दी है। लेकिन वो अकेले नजर आते हैं, अपोजिशन की दीगर कोई जमात उनके साथ नहीं। PTI के साथ तो उनका एक प्रॉब्लम वैसे बहरहाल चल रहा था, लेकिन अब बाकायदा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा खोकर साहब, वो बड़ी शार्प तनकीद कर रहे हैं मौलाना साहब पे। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम उसके ऊपर भी थोड़ा सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ शुरका के साथ कि वो क्या वजूहात हैं। ओवर टू आर गेस्ट्स नाज़रीन। समर बिलोर साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PMLN। बहुत खुश आमदीद आपको समर साहिबा। शौकत बसरा साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर और इस वक्त बड़े पाए के रहनुमा और बड़े एक रेलिवेंट अपने जो पार्टी की तरफ से वो व्यू है हमेशा रखते हैं। शौकत साहब आपको भी बहुत खुश आमदीद। रज़ा हारून साहब हमारे साथ हैं। रज़ा हारून साहब हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। वंस अगेन अ वेरी सेन वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। आपको भी बहुत खुश आमदीद रज़ा साहब। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ समर बिलोर साहिबा। बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन अगर पख्तूनख्वा का रुख करें, क्या आप लोगों ने कोई गलत कमिटमेंट दी मौलाना साहब को कि वो गुस्सा हो गए? लुत्फुर रहमान साहब उनके जो भाई हैं वो उन्होंने नॉमिनेट भी किए थे, मतलब पिच भी किए थे CM के स्लॉट के लिए। दूसरा ये फरमाएं कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मतलब वज़ीर आज़म साहब क्यों बेबस नज़र आते हैं इतनी छोटी सी एक बात पूरी करने में कि खान साहब से मुलाकात करा दें सुहेल आफरीदी की? देखें, दो बातें। एक तो मैं आपको ये वसूख से कह सकती हूँ कि मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कोई कमिटमेंट नहीं थी। और ये जो चेंज आया है खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर का, ये अपोजिशन की तरफ से नहीं आया। PTI के अंदर खान साहब ने खुद एक्स चीफ मिनिस्टर साहब से रेजिग्नेशन मांगा। उन्होंने एक इंसान को नॉमिनेट किया जिस पे थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़्यादा तनकीद इसलिए हुई कि उनके जो बयानात हैं वो आजकल जो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं उनकी अक्कासी ठीक से नहीं करते। हम जैसे लोगों को लगता है कि वो पख्तूनख्वा की असेंबली में खड़े होके अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी ज़्यादा पख्तूनख्वा की कम करते हैं। और वो आज इस बात का सबूत ये है कि एक इतनी इम्पोर्टेंट हाई लेवल मीटिंग हुई। पख्तूनख्वा में दो इश्यूज चल रहे हैं, एक रिपैट्रिएशन, एक अमन व अमान, और जो फ्लड्स के बेचारे पख्तूनख्वा वाले तो फ्लड्स वाले तो सबसे भूल ही गए कि वो भी एक मुतवसत तबका है, वो अभी तक सफर पंजाब में सैलाब पे बड़ी ज्यादा बहस हुई, हमने अपने प्रोग्राम्स में भी की। पंजाब और वाले तो रोज सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, वो रोज इसलिए न्यूज में आ रहे हैं। यहाँ वाले तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कुछ नहीं कर रहे इसलिए खबरों में आ रहे हैं। हो गई कि इनका नाम किसी ने नहीं लिया। हाँ। तो देखिए जी,
सियासत होती रहेगी। ये खान साहब से भी मिल लेंगे, उसका जो अपना एक तरीक़ेकार है, आई एम श्योर वो हौसला रखें बसरा साहब, मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन आज जो वो इस मीटिंग में नहीं गए, तो इससे एक बड़ा बुरा मैसेज आता है। उनकी जो पहली तकरीर थी वो भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में, ये इनका राइट है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो पुख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, हमारा दिफा, हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारा अमन व अमान, ये भी इनकी जिम्मेवारी है। चाहिए था कि इस पे भी एक दो लफ्ज़ बोल लें। बुरी बात ये होती कि वफाक इनको दावत ना देती, इनकी ये गोलाबारी और इनकी बातों के बाद। भेजा इन्होंने किसको है? मुज़म्मिल असलम साहब को भेजा, जो इस हुकूमत में एक इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट है? इम्पोर्ट है ना। क्यों? अच्छा, कराची से आए इसलिए? कराची से आए हैं, वो तो फाइनेंस का महकमा संभाल रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं कबाइली हूँ, मुझे पता है कि कबाइली अजला में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तो खुद जाते अपने किसी कबाइली मेंबर को भेजते। वैसे मुजम्मिल साहब ज़ाहिर है बुरा भी मनाएंगे, और ये बात भी आएगी कि एक रेशियल प्रोफाइलिंग भी है ना ये, कि आप उनको इम्पोर्ट कह रहे हैं। वो है इम्पोर्ट। अब वो इम्पोर्ट हमारे सूबे से तो नहीं है, हमारे सूबे में उनका टाइम कितना हुआ है, 1.25 साल 1.5 साल जब से वो आए हैं। इससे पहले वो क्या जानते थे कि पख्तूनख्वा भी क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या लोग हैं, कौन से इलाके हैं, कौन से कबीले? मुझे अगर ये बता दे कि मुजम्मिल साहब जानते हैं। लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि मीटिंग में सब ने सिग्नेचर किए हैं और सब ने यूनानिमसली एग्री किया है कि जो जो हमने आज चीज़ें पॉइंट आउट उस मीटिंग में की गई, ऑब्वियसली इन कैमरा बड़े वैसे वो रीजनेबल से सेन वॉइस हैं, अच्छे रीजन से बात करते हैं, मैं इसको नहीं डिनाई कर रही, लेकिन एवरीबडी अग्रीड कि आज जो चीज़ें उस पर अग्री होंगी उस पर कल से मनोअन अमल होगा। तो आई थिंक या तो देखिए ना, इसमें एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग का भी एक एलिमेंट आ सकता है। मे बी सुहेल अफरीदी साहब चाहते हो कि वो कोऑपरेट करें, लेकिन वो दिखाना ना चाहते हो। अच्छा, ये बहुत ये कल से पता चलेगा कि वाकई ये वाली बात है कि मतलब या तो चले जाते या फिर पूरी तरह से कोई भी ना जाता। बसरा साहब, ये बात है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत साजी और सारा नया वज़ीर आला का इंतखाब, वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। ये जितनी फार्म 47 की जाली हुकूमतें हैं, आपने देखा कि किस तरह जिनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-2, 3-3 सीटें हैं, तो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, इनका तो वहाँ नामो निशान ही नहीं बचा KP के अंदर। अच्छा, आप अंदाज़ा ये कीजिए कि इन लोगों ने किस तरह धमकियां दी, क्या ज़बान इस्तेमाल की गई। आपका वज़ीर जो इतलात होता है वो हुकूमत का तर्जमान होता है। अब ताड़ की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले, पहले दिन जब हमने उनको नामजद किया, उन्होंने कहा यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं बनने देंगे। वो इख्तियार वली साहब के साथ जो उन्होंने सिर्फ एक नहीं, आप उनको निकाल लें, परवेज रशीद को निकाल लें, साहब की वैसे मुझे हैरत हुई, को निकाल लें, देयर सो मेनी। परवेज रशीद साहब तो चुप रहते हैं। फिर एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा गुस्से का इजहार किया गया। फिर जब ये सब कुछ ना हुआ, फिर आपने देखा कि क्या गलीज़ तरीन इल्जामात लगाए गए सुहेल अफरीदी पे। रातों रात इनको पता चल गया कि इसके दहशतगर्दों से तल्कात हैं, इस पर फलां इल्ज़ाम है। अच्छा, फिर आपने ये देखा, इन तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपने बाकायदा कैंडिडेट्स वहाँ पे प्लेस किए चीफ मिनिस्टर के लिए, जिन पार्टियों की सीटें 2-2, 4-4 हैं। फिर हमारी सीटों पे डाका मार के रिजर्व सीट पे आज सब लोग MPs बने हुए हैं कि MNA को। इन्होंने देखा कि अगर फार्म 47 पे जाली वज़ीर-ए-आज़म लग सकता है, शहबाज शरीफ अपनी सीट हारने के बावजूद, फार्म 47 पे हारने के बावजूद जाली वज़ीर आला पंजाब में लग सकती है, तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। इन्होंने कहा हमें 20-25 सीटें हैं, वो हम इन पे प्रेशर डालेंगे। फिर इन्होंने जब सारा फर्ज इस्तेमाल किया, हमारे MPs पे प्रेशर डाला गया, ख़रीदने की कोशिश की गई, थ्रेट्स दी गई, जब वो भी नाकाम हो गया। अच्छा। तो फिर आपने देखा कि एक MPA नहीं टूटा। यानी आप फरमा रहे हैं ये इंकिशाफ, और मैं इसका मैं चश्मदीद गवाह इसलिए दबाव डाले गए, चश्मदीद गवाह इसलिए हूँ कि मैं थ्रू आउट सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे लीड कर रहे थे कानूनी मामलात को, सियासी मामलात को। हमने एक एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। अभी ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बातें आ रही हैं ना, वो पता क्यों आ रही हैं? नाराज है। मैं आपको कन्फर्म, मौलाना साहब को ये कहा गया था कि आपको देखना हम सब चीज़ें ले ली हैं, को अगर वज़ीर आज़म को लग गया है, हारे हुए थे सारे, तो आपको हम सूबा दे देते हैं खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा। यही पार्टियां थी, वो कहते हैं धक्का दे के, तो मौलाना साहब कहते हैं मैंने धक्का नहीं था, पहले उन्हें दसो। अब जो उनका गुस्सा है इस बात पे है कि मुझे इन्होंने कहा कि आपको बंदे तोड़ कर दिए जाएंगे, आपकी हुकूमत बनाई जाएगी। और आप ये देखें कि जब गवर्नर फिर मैदान में आ गए, जब सब कुछ हो गया, गवर्नर ने कहा ये तो साइनी मैच नहीं हो रहे, मैं इस्तीफा मंजूरी नहीं करता। कोर्ट में गए हम लोग,
जज साहब ने कहा भाई कानून मौजूद है आइन के अंदर, आर्टिकल 130 सेक्शन क्लॉज 8, कि जब इस्तीफा दे दिया कोई ज़रूरत नहीं उसकी एक्सेप्टेंस की, मंजूर हो गया। फिर लुत्फुल्लाह साहब मैदान में आ गए और मौलाना साहब की जो असल सियासत का चेहरा है वो कौम के सामने आया। लुत्फुल्लाह साहब और मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था, बिलीव कीजिएगा, लुत्फुर्रहमान साहब, सर आप हलफ मत लेने दीजिए, सर ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी। साहब को वो इसरार कर रहे। जब ये सब कुछ नाकाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, चूंकि 99.9% केपी के लोग आज तीसरी हुकूमत है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो बेचारे, यकीन माने मुझे तरस भी आता है कि जमाते के ज़माने में एनपी की अच्छी फॉलोइंग थी, नून लीग की बेचारी अच्छी फॉलोइंग, अब तो ये घर वाले इनको वोट नहीं देते, काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, और ऊपर से ख्वाब क्या देख रहे थे, हम वज़ीर आला लग जाएंगे, हम जो बना दिया जाएगा, और जहाँ से बनाते हैं आपको भी पता। फिर देखें इनकी शर्मिंदगी का आलम और इनके ढीठ पुने का आलम देखें। फार्म 47 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ोन करता है और उनको मुबारकबाद देता है सुहेल अफरीदी साहब को, वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि अब मैंने आपको बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है, मेरी मुलाकात करवा दें, मेरे वो चेयरमैन है, मेरे लीडर हैं, मैंने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, मैंने कैबिनेट बनानी है, ख़ास तौर पे ये दहशतगर्दी का मामला है। तो पता है ना क्या क्या आगू, उन्होंने कहा यार मैं पूछ के बताऊंगा कि आपको मिलने देते हैं कि नहीं मिलने देते, और चले पूछ के ही बता देते जो अभी तक नहीं बताया। जाहिर है ये अल्फाज आज़म साहब को कोट कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको वज़ीर आला ने कोट किया है, साहब की ज़बानी वज़ीर आला ने कोट किया है। अच्छा, फिर हमें अंदाजा इस बात का कि जब हमारे इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, हम कह रहे थे हमें इमरान खान साहब से मिलवा दें, तो वो कह रहे थे हम बेबस हैं कि ये मरियम नवाज साहिबा ने मिलने नहीं दिया। बैरिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर आपको बताऊं कौन होती है मरियम बीबी, बेचारी वो भी हारी हुई, शहबाज शरीफ हारे हुए। अब मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बता देता हूँ, जब ये सब कुछ नाकाम हो गया, आज सुहेल अफरीदी साहब मुझे बताइए कि वो अपने चेयरमैन को ना मिले, इंस्ट्रक्शंस ना लें। बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में मोना क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर ये नहीं मिलने देंगे तो सुहेल अफरीदी किसी इनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे, ये उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है। और हमने जहां तक दहशतगर्दी का मामला है, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि आप हमारी वहां पे तीसरी हुकूमत है, 99.9% लोग हमारे साथ हैं, आप वहां पे बम्बार्डमेंट करते हैं, आप ड्रोन मारते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां, और सबसे बढ़कर हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और आप हमें पूछते ही नहीं हैं, आप हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते हैं। इसके बावजूद नहीं, मैं बताया ना, इसके बावजूद क्या हमारा जो मौक़िफ़ था, वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। हमने अपने दौर में मुना क्या, वो दहशतगर्द कहाँ चले गए थे जब 3 साल हमारी हुकूमत थी, वहीं पर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, दहशतगर्दी ना होने के बराबर रही। और आज का फार्म 47 का वज़ीर आज़म उस वक्त तालिबान को कहता था, हम तो हमारे तलका था बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ तालिबान को कहता था कि आप पंजाब में धमाके ना करें, वहां करते रहे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बहुत क्लियर है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन अच्छा, बसरा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, अभी रजा साहब आपसे भी इजाजत के साथ, चूंकि आपकी वैसे टर्न है, लेकिन ये बड़ी क्योंकि एक बात उन्होंने डायरेक्ट एक एलिगेशन है लुत्फुर्रहमान साहब से, तो इस मौके पे राइटली सो कामरान साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा फ्रॉम द JUIF, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट। खुश आमदीद आपको कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को मैं तारीफ करना, इन्होंने कहा था ना इलेक्शन में हिस्सा लें, हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन इनको ख्वाब दिखाए गए कि आपका वज़ीर आला बन जाएगा, बंदे तोड़ देंगे, बंदे आ जाएंगे, फिर नून लीग के सारे भाग गए। अब वो वेरी वेरी रिक्वेस्ट है, हमारी रिजर्व सीटें वो वापस करवा दें इनसे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ओवर टू यू। अभी आपने शौकत बसरा साहब को सुना, वो क्या फरमा रहे हैं, और वाकई क्या आपके साथ इस लेवल का धोखा हुआ है, और मतलब क्या वाकई JUIF भी इस बात पे राजी थी कि एक दूसरी जमात के MPA तोड़कर आपके हिस्से डाले जाते ताकि मौलाना साहब के जो भाई हैं वो CM बन जाते? दिस इज क्वाइट एन एलिगेशन सर। साहब ने कोई ख्वाब देखा है या उनको जो है उस वक्त मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो फिर आदमी ऐसी शहादत अदा कर सकता है, या कोई ख्वाब में अगर कोई चीज़ नजर आई है और ये वली अल्लाह है तो फिर जो है ना ये कोई इस तरह की बात कर लें। ऐसा है कि ये पता होता है कि हम नहीं जीत, और वो कंटेस्ट जो है उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि कोई किसी बंदे को तोड़ना है, या खुदा न खास्ता हमने कोई ऐसा ख्वाब देखा है कि या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम जो है ना कहीं पे जो है उसका इस तरह के अखराजात कर सकते हैं। इस अदालत में जाने का पस मंज़र मैं बता दूं, खुद तो मैं मौजूद नहीं था,
جی 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 یہ میں نے اس آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، کچھ پوائنٹس پہ ڈسکنیکٹ، آپ پلیز گو اہیڈ، آپ ہاں جاری رکھیں. جو پہلا استعفیٰ تھا گنڈا پور صاحب کا، جی جس میں انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی الف لیلا والی، تو قانون نہیں، پھر آپ کی آواز جو ہے کامران صاحب سوری بالکل غائب ہو گئی ہے. اچھا میں کامران صاحب مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے سن پا رہے ہیں مجھے یا نہیں، لیکن جو ابھی بات کی تھی نا شوکت بسرا صاحب نے، آپ نے فرمایا نا کہ انہوں نے کون سا خواب دیکھا تھا یا کوئی ولی اللہ نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ ہم بننا چاہتے تھے سی ایم. بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ از خود عدالت میں موجود تھے جب یہ سارا معاملہ عدالت گیا، اور لطف الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ وہ گورنر کنڈی صاحب کو انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ نے بالکل حلف نہیں لینا، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. اور یہ اور عدالت کو بھی، عدالت کے سامنے، عدالت کو بھی وہ یہ اصرار کر رہے تھے. عدالت کی بات کر رہا ہوں. اب کامران صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ کاؤنٹر سوال گیا یا نہیں، لیکن چلیں بہرحال ان سے دوبارہ میں یہ بات ہم عرض کریں گے. رضا جی، کامران صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اس کا جواب فرمائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ لطف الرحمان صاحب یہ عدالت سے بھی اصرار کر رہے تھے اور کنڈی صاحب کو، گورنر کو بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں آپ نے حلف ان سے لینے کی. نہیں آواز جی جی بالکل. رضا صاحب اوور ٹو یو. آپ تھینک یو فار پیشنٹ ہیئرنگ. آپ فرمائیے آپ کا اس پہ کیا موقف ہے. بلاول صاحب کا بہرحال ایک سوٹ ہے ہمارے پاس جس میں انہوں نے کہا، بسرا صاحب آپ سے تعریف مانگیں گے ہم، بلاول صاحب نے کہا کہ جب عدالت کا آرڈر آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جائیں جا کے حلف لیں. اچھا وہ کہہ رہے اچھا چلیں، بسرا صاحب نے تعریف کرنے میں انہوں نے نہ کر دی ہے کنجوسی، لیکن انہوں نے میں سمجھتا ہوں جمہوریت اور سیاست کا جنازہ نکالا ہے. جو کنڈکٹ تھا گورنر صاحب کا وہ بہت ہی غیر جمہوری تھا. جی رضا صاحب اوور ٹو یو. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیان سلمان راجہ نے دیا یا بیرسٹر گوہر نے دیا بلاول صاحب پہ، میں اس کو لے کے چلوں گا. شوکت بھائی تو ہم تو میڈیا پہ بیٹھ کے جو مرضی بولتے ہیں، لیکن ان کے پارٹی کے چیئرمین نے اور سیکرٹری جنرل نے اس کو سراہا بھی، اور یہاں تک کہ ان کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس کو سراہا. ہم انہیں کو سیریس لیں گے، باقی ہم لوگ تو یہاں مستی کر رہے ہیں، شوکت بھائی کے ساتھ کرتے رہیں. میں رضا بھائی پتہ ہے کورٹ کا آرڈر کیا تھا؟ کورٹ کا آرڈر تھا کہ اگر 4 بجے تک حلف نہیں لیتے تو سپیکر صاحب حلف لیں گے. اس کے بعد آپ بھاگے بھاگے آئے تھے کراچی سے. میں آپ کو صرف کورٹ کا آرڈر بتا دوں. وہ کورٹ کا آرڈر ہمیں پتہ ہے. ٹھیک، میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیڈران جب ایک دفعہ کوئی بیان دے دینا تو اس کو ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے فالو کیا کریں، ورنہ یہ جو ہمارا آپ لوگ چرب زبانی کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیڈران کے لیے، وہ نامناسب سی چیز ہے. جی سوال آپ کا بنا. جی جی رضا صاحب میں یہ عرض کری تھی وہ جو شروع والا ابتدائی جو ان کا آبزرویشن تھا اس پہ ذرا آپ پلیز اگر روشنی ڈالیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں. ظاہر ہے کہ ایک طلبہ تنظیم سے وہ آئے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، لیکن آج کا جو ان کا کانڈکٹ تھا اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. نمبر ایک تو جب ہائی لیول کا اجلاس ہو رہا ہو، وفاقی وزیر اعظم اور دیگر تمام اہم لوگ موجود ہوں، تو وہاں کسی اور کو نومینیٹ کرنا، اور وہ بھی مزمل اسلم بہت اچھے انسان ہیں، سب کچھ ہے، وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، انہوں نے حلف نہیں لیا ہوا. آپ ایک نان اوتھ ٹیکنگ بندے کو اتنے بڑے اجلاس میں بھیج رہے ہیں نمائندگی کے لیے، وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی سیکریسی ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. یہ جو ان کی چوائس تھی، اگر وہ خود نہیں جا سکتے اسپیکر کو بھیج دیتے جو کہ انڈر اوتھ ہے. اتنے بڑے اجلاس میں آپ اپنی نومینیشن جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فیصلے میں پختگی نہیں ہے ان کے. دوسری بات، جو انہوں نے پوسٹ کی ہے نا مونا، جو وہ پوسٹ میں اپنی وجہ بتا رہے ہیں وہ خط میں نہیں بتا رہے. اچھا خط میں تو وہ لکھ رہے ہیں کہ میری مصروفیات اس لیے نہیں آ سکتا. اور تو یہ اب ایک وزیر اعلیٰ کی پوسٹ سے بیٹھ کے بندہ جو کہ ایک آئینی پوسٹ پر ہے، وہاں پہ بیٹھ کر وہ جب خط لکھتا ہے، جب وہ نومینیٹ کرتا ہے مزمل اسلم کو، تو اس میں وہ وجوہات بتاتا ہے کہ میری دیگر مصروفیات ہیں. لیکن وہی بندہ جب سیاسی ٹوپی پہنتا ہے اور سیاسی پوسٹ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی ایک بات کرتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا. نہیں، وہ ریاست کے نمائندے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ، وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کم اور ریاست کے نمائندے زیادہ ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنا حلف اٹھائیں، اس حلف کو پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. اپنے سیاسی فیصلوں کو اگر وہ آئینی اور سرکاری کام اور ریاستی کام پر اثر انداز ہونے دیں گے، جیسا کہ وہ پوسٹ میں لکھ چکے ہیں، تو پھر وہ آئین کی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر جائیں گے. تو جہاں وہ نوجوان آدمی، مڈل کلاس آدمی، ایک ینگ پولیٹیکل ورکر ہے، وہاں اس کو اب رہنمائی کی ضرورت ہے.
अच्छा, तो रहनुमाई उनको खान साहब ही देंगे ना, उनके लीडर हैं। आखिरी बात कर दूं सिर्फ, अगर उनके दाएं बाएं ये हा हा हु ताली बजाने वाले होंगे तो इनका असर भी वही होगा जो पिछले गंडापुर साहब का हुआ। अच्छा, एक खबरदार भी दीजिए, से काम नहीं चलते। वजीर आला की कुर्सी जो है ना, किसी जज्बाती रोमानवी अफसानवी जगह पे नहीं बैठ गए आप बादशाह बन के, या मेरी मर्जी है मैं करूंगा, नहीं, आईन आपको बहुत सी जगहों पे पाबंद करेगा। अच्छा, खान साहब से मुतालिक भी सवाल था, मुलाकात से मुतालिक मैं दोबारा अर्ज करती हूँ, लेकिन कामरान साहब को हमने रिकनेक्ट की है। कामरान साहब, आपसे गुजारिश है, अच्छा ओके, दोबारा ड्रॉप हो गई है। रजा साहब, गो अहेड, इसका जवाब आप दे दें कि उनकी रहनुमाई खान साहब ही करेंगे ना, मिलने दें उन्हें। नहीं तो उनसे देखे ना, मिलने के तरीकेकार है ना। आपने आज वजीर आला का ओथ उठाया, मुझे तो प्रोसीजर नहीं पता, क्या उन्होंने जेल इंतजामिया को खत लिखा, क्या उन्होंने, वो तो बाकायदा मेरा ख्याल है अदालत चले गए हैं, उन्होंने अब अदालत से ये मामला वहां पर टेकअप कर लिया, हमने राइट फाइल कर दिया अदालत के अंदर। मैं तो कल की बात कर रहा हूँ ना, अगर उन्होंने खत लिखा तो उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने एक इजाजत मांगी है, अब वो मिली नहीं मिली आपको तहरीरी तौर पे, आप ऐसे वजीर आला, आप गाड़ियां उठाई, आप जेल पहुंच गए, ऐसे कौन मिलने देता है। और फिर दूसरी बात यार, मैंने जिंदगी में नहीं सुना यार, हम सियासी वर्कर रहे हैं, किसी से जेल में मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, तो किस बात का वजीर आला है फिर ये, कि जिसको प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए मुझे 2 मिनट बात करा दें। हाँ क्या यार, खुदा की कसम, ये पॉलिटिकल नहीं तो कोई और, मुझे रजा साहब थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा, हमें भी, नाज़रीन को भी, फिर और क्या करें। तो ये बताए ना, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन से अख्तियार है। जब आपने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिख दिया है तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं से पूछेगा ना, उसके पास तो कोई ऑर्डर नहीं। लेकिन अगर वहां पे काम नहीं बन रहा और बार बार नो हो रहा है, तो फिर वो अगले फोरम पे जाएंगे। अगला फोरम वजीर आला है या वजीर आजम है? नहीं, कोर्ट है। अच्छा, कोर्ट है, वो भी वहां पर भी चले गए। हाँ, अगर देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही, सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, तो राइटली सुप्रीम कोर्ट चले गए वो, करेक्ट, और चले गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फोन करना, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं हो, चीफ जस्टिस को खत लिखना, जिसको आप कहते हो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हमने लिया है। अच्छा, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है बहरहाल कि उनको आप कर लें। रजा भाई, शौकत साहब जवाब दे रहे हैं। माशाल्लाह पुराने सियासी कारकुन हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आजकल मीडिया पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब आपको पता है, सुन तो रहे, हमारे पास अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद एक मिनट रजा भाई, एक मिनट, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि आपने मंगल वाले दिन उनके वकला की मुलाकात करवानी है, जुमेरात को फैमिली की मुलाकात करवानी है। क्या हुआ? नाम दोगे ना, हवा में उड़ा दिया गया, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल मैनुअल्स के मुताबिक अगर वकील अपने नहीं मिलेंगे, जो साइल हैं, जो आप उनके क्लाइंट हैं, तो बताएं किस तरह केस लड़ेंगे। ये सवाल जवाब फिर खान साहब के कैसे निकल रहे हैं जेल से? सवाल जवाब उनके सारे कैसे निकल रहे हैं जेल से? जब हमारी कभी मुलाकात हो जाती है, मैं बता देता हूं ना, कभी पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ कि व्हाट्सएप पे आपके ट्रायल हो रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि आपको खान साहब की फोटो से इतना डर लगता है, ब्रेक पे जाने का डर लगता है, ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं। वापस आते हैं तो समर साहिबा ने इसमें एक अपना एक क्या कहते हैं उसको, एक नोट डाला है, डिस्क्रिशनरी नोट डाला है, जिसमें वो कह रही हैं कि ये कुछ पैगामात बहरहाल खान साहब के जेल से निकलते हैं, तो उनका क्या जरिया है। आफ्टर अ ब्रेक इसका भी जवाब खोजते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। समर साहिबा, वफाकी वुज़रा ने तो बहरहाल प्रेस टॉक्स की कि ये मतलब इनका ताल्लुक है, इनका कलदम तंजीमों से ताल्लुक है, और ये दहशतगर्दों की इनकी वो है। एक परवेज रशीद साहब जो कि हमें वैसे नजर नहीं आते, सिर्फ ये नहीं, उन्होंने वीडियो मैसेज एक जारी किया, करते हैं, पता नहीं क्या क्या कई सारे एक्यूजेशंस थे। और मुझे एक और बड़ी एक अहम बात है, उस रोज हमारे प्रोग्राम में अता तारड़ साहब भी थे, उन्होंने भी यही क्लेम किया कि आप देखिएगा कि इनके अपने भी MPAs इनको वोट नहीं करेंगे। ये गुज़िश्ता इतवार की बात है, हमारी प्रोग्राम में वो बयान देखे गए। देखिए, इसमें मैं आपको तफसीलन 2-4 बातें बताऊं। एक तो अगर हम सुहेल अफरीदी साहब के पास्ट में जाएंगे या उनकी फैमिली के पास में जाएंगे तो कुछ में भी नाखुशगवार बातें निकलेंगी, तो लेट्स नॉट रीहैश द पास्ट, ठीक है। जो बातें हुई हैं, जो प्रेस, जो मीडिया पे बैठे बातें बतानी चाहिए, जो अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर लेना, इशारे समझे नहीं, हमको बताएं। मैं यहाँ पे किसी की, देखिए, आप मुझे मेरी बारी में बात करने दें, आप फिर मेरा जवाब दे दें। नहीं, देखिए,
समझने वाले सब कुछ समझ गए, मैं यहाँ पे किसी की किरदार कशी करने नहीं बैठी, लेकिन खान साहब ने 93 MPAs के बीच में अपने उनके बहुत सारे रिपीट लोग भी थे जो दूसरी तीसरी दफा इस असेंबली में इलेक्ट होकर आए थे, तजुर्बाकार लोग थे। करेक्ट। उनको बाईपास करके उन्होंने इसको क्यों चुना? क्यों चुना? वो चाहते थे कि मैं इसको एज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन पेश करूं। आई सी। ठीक है ना? अगर मतलब अगर वो कुछ सूबे में आपसे एग्री कर, और ये जो इनकी जो स्पीच थी, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इश्क इमरान के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और किसी चीज के लिए नहीं आया। मतलब ये दोनों चीजें क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? दोनों चीजें करें ना। सूबे के लोगों मतलब की क्या इमरान भी करे और वो भी करें। ये तो ना, मैं नहीं कहती कि आके वो हमारे लीडरशिप को डिफेंड करें। देखिए, हम इन्होंने फॉर्म 45, फॉर्म 47, चले बसरा साहब की बात मान लेते हैं, सारी बात पूरी दुनिया जानती अगर है। हम इनके मैंडेट को खैबर पख्तूनख्वा में तस्लीम करते हैं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी इमरान खान की बड़ी गलत किस्म की कॉल पे इनकी कोई क्राउड निकली है, इन्होंने प्रोटेस्ट की है, डिस्कस कर लीजिए। नहीं, ठीक है। बसरा साहब कहते हैं कि सारा पंजाब हमने जीता, तो पंजाब में कौन निकला? पंजाब में खान साहब की रिहाई के लिए खान साहब की कॉल पे कोई निकलता है? वो फॉर्म 45 के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स कहाँ हैं? वो जरा अपनी 200 लोगों की रैली तो निकाल के दिखाएं। वो कहते हैं अलाउ ही नहीं करते। तो देखिए, लेकिन अगर मैंडेट सारा उनके पास होता, अवाम उनके पास होती, तो मोना निकलते नहीं लोग। आप खुद सोचे ना, लाइक एक दफा नहीं निकलते, 2 दफा नहीं निकलते, कभी भी हमें भेजती रहती हैं, वो कोई करती हैं अपने। वो कितने लोग होते हैं उनकी क्या होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा इज्तिमा होने नहीं देते। बंदे नहीं निकले तो 26 नवंबर को कत्लेआम क्यों किया आपने इस्लामाबाद के अंदर? अगर बंदे नहीं निकले तो हमें क्यों झंडा लेके निकलने देते? अगर बंदे नहीं निकले तो हमारे घर क्यों तोड़ रहे हैं? अगर बंदे नहीं निकलते हमारी माँ बहनों बेटियों को उठाते हैं। कत्लेआम वाली बात इन्होंने, मेरा चैलेंज है, इन्हें इजाजत लेके दें एक जलसे की मीनार पाकिस्तान में, और खान साहब जेल में हैं, लग पता जाएगा कि इन्होंने पल्ले है की। अच्छा, मैं मैं चैलेंज देता हूँ, एक और चैलेंज देता हूँ। मेरी बहन बैठी है ना, नवाज शरीफ आज ये दोबारा इलेक्शन करा लें, नवाज शरीफ जिनकी पार्टी के सरबराह, उन्हीं पे इलेक्शन नाम प्रोसेस करती है ना, वो तो चले दूर। अच्छा मेरी बात सुनिए, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ लें, कैमरे के पीछे आपका नौजवान बैठा ना, हम उसको टिकट देंगे, अगर नवाज शरीफ की जमानत जब्त ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मेरा चैलेंज है इनको। ये तो इनकी बात है ना, जब खुद लेकिन जलसे की इजाजत जरा प्रैक्टिकल है, वो हो सकता है। इन्हें कह दें मीनारे पाकिस्तान पे पहले ये लाहौर में, बाकी पंजाब के जो बड़े सिटीज हैं, वहां पे एक रैली निकाल के दिखा दे। मैं इनके लिए जलसे के लिए खुद ट्विटर पे इतना बड़ा खत लिखूंगी, बसरा साहब उसको ओके करेंगे, लेकिन ये पहले मुझे रैलीज तो दिखा देना। लगाया हुआ है लाहौर पंजाब के अंदर, वो उठाएं, वो कर्फ्यू उठाएं। देखिए, जिस तरह आपने टीएलपी के मासूम और बेगुनाह नहीं, आई एम सॉरी बसरा साहब, अगर आप उनको मासूम और बेगुनाह कहते हैं, गलत बात है। हम उनकी सियासत से हमारा 100 इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपकी ये गलत बात है कि आप निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई, और वो पुलिस वालों को मारे, वो पुलिस वालों को मारे। 26 नवंबर को आपने गोलियां चलाई हमारे लोगों पे, अरब आपने उन लोगों पे मासूम, और गलत नहीं, वो इन लोगों को गलत, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों ने भी तो किया ना, मुझे मौका देना, किया ना आपने, मुझे मौका। अच्छा, उनकी टर्न थी वैसे, मुकम्मल कर ले, आपका मौका आएगा। अच्छा, ये भी बता दें समर साहिबा, और एस्टेब्लिशमेंट की जो बुग़ज़ है उसमें इतने आगे निकल गए हैं कि ये मुल्क के साथ अब ये इनका वो जो इख्तिलाफ है ना, ये शुरू हो गया है। टीटीपी की हिमायत ये कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक की हिमायत ये कर रहे हैं, जो पुलिस वाला लिंच होके मारा जाता है उसके लिए कोई ट्वीट नहीं करता, उसके लिए कोई दुआ नहीं करता। सो दिस इज़ वेरी अपसेटिंग एंड दिस इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। इतनी इररिस्पॉन्सिबल सियासत अगर होगी ना, तो इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, और ये इन जैसे एजुकेटेड लोगों का काम ये नहीं है। मेरा इनसे 100 इख्तिलाफ होगा, लेकिन जब इनके वर्कर मारे गए तो हमने उसके ऊपर सेलिब्रेशन नहीं की, हमने उसको वो नहीं किया। इनकी शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि जी आपके शो में आई थिंक कि कंटेनर्स के अंदर बॉडीज को उन्होंने एसिड में इंसिनरेट कर दिया है। 1100 से जाते वो 8-9 की फिक्र, 8-9 भी बहुत अफसोसनाक बात है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 लोग या 8 लोग हमारे शहीद हुए, और यही बात गंडापुर साहब ने भी की थी। 14 लोगों को तो हमने खुद दफनाया। देखिए जी, आपके पार्टी के चेयरमैन ने कहा एक जान अंडर 10, आप ठीक कहते, आप ये नहीं आप ठीक कहते, लेकिन 8 लोग मरे। नहीं, देखिए मैं इनके मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ। प्रोपेगेंडा हजारों का था, ठीक है ना, इंतशार फैलाने के लिए। मुल्क में एक
ایک افراتفری پھیلانے کے لیے. اب مجھے آپ بتائیں کہ تحریک لبیک پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے کتنی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اس کے لیے پرسنلی آپ اپنی کتنی زیادہ آپ اپنی سیکیورٹی کو, آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہیں, آپ ادھر کرتے ہیں. چاہیے کہ سارے ہمارا ساتھ دیں اس چیز میں. اس چیز میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے. ادھر بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں ناظرین اس نقطے. اور ابھی سمر صاحبہ ایک اور بات کر رہی تھی, تھوڑا سا وہ ڈیویٹ بھی ہوئی ایک بات وہ والی, وہ بھی دوبارہ عرض کریں گے سمر صاحبہ سے, جو کہہ رہی ہیں خان صاحب کے کچھ پیغامات تو آتے ہیں قید میں پابند سلاسل ہونے کے باوجود, ان کا کیا پیسج ہے؟ آئی تھنک ایک ضروری سوال ہے آفٹر اے بریک. اچھا, ویلکم بیک ناظرین. کوشش کرتے ہیں کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو کچھ باتوں کے تمام کی جلدی جواب موصول ہو جائیں. سمر صاحبہ ایک جملہ فرما دیں, بسرا صاحب آپ کی اجازت سے. یہ جو خان صاحب کے پیغامات کا آمد و رفت ہے, کبھی وزیر دفاع کہتے ہیں وہ انڈیا سے ٹویٹ ہوتی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں ان کے پاس پتہ نہیں 33-10 فون ہے, وہ ہوتا ہے. ماجرا کیا ہے؟ خان صاحب کے پیغامات تو انہی لوگوں کو ملتے ہیں نا. گنڈاپور کو ہٹانے کا پیغام کس نے دیا؟ وہ عدالت آئے تھے اس وقت, وہ انہوں نے اس پیشی پہ بات کی تھی, اس کے کئی گواہان اس سے پہلے بھی عدالت جو جیل کے اندر ہے, جیل کے اندر لیکن ملاقات ہوئی نا. علیمہ آپا کو کہا گیا کہ سٹیپ اسائیڈ. آپ دیکھیں ان کی جو ریسنٹ سوال جواب ہوئے, اب دوسری بہن ان کے اب نورین, ہاں وہ اب میڈیا ٹاک کرتی ہیں, یہ اتنے سالوں سے وہ کر رہی ہیں, اب دوسری بہن کر رہی ہیں. تو یہ ساری عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور ٹھیک ہے وہ پارٹی کے بڑے, ان کی مرضی ہے, وہ جس کو اپنا سپوکس پرسن چنے. لیکن یہ بات ان کی غلط ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ سوال جواب نہیں کر سکتے. اور یہ ساری جو باتیں ہیں, یہ جو بات ہے کہ مزمل اسلم ول کنٹینیو, آج وہ کنٹینیو کی پوزیشن میں تھے تو میٹنگ میں گئے, تو یہ ساری باتیں ہمارے پاس پہلے سے تھی کہ وہ کنٹینیو کریں گے. ان کو کہیں نہ کہیں سے تو یہ نیوز آ رہی ہے, تو یہ اس لیے کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا بھی ضرور جواب فرما دیں. سلمان راجہ, میں نے ایک ابھی جو بات ٹی ایل پی والی چل رہی تھی نا, دیکھیں ٹی ایل پی سے ہمارا 100 اختلاف ہو سکتا ہے, اور ہے ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. یہ آپ کو کوئی قانون آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ پرامن نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں. میں بات کرنے دیں, مکمل بات کرنے دیں, آپ اپنی بات کیجئے. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے گا. کیا پرامن؟ اگر آپ نے جس طرح 26 نومبر کو تحریک انصاف, نہیں کوئی 26 نومبر اگر نہیں ہے, اسی طرح آپ نے لبیک کے لوگوں پہ گولیاں چلائیں, اور اس پہ ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کا کیا موقف ہے. صرف میں آپ کو 1 منٹ اس کے اوپر میں آپ سے غلط موقف ہے. سن تو لیں, سن لیں نا, سن لیں. آپ ایسے نہ کریں, آپ تینوں میری بات سن. خان صاحب نے کیا کہا, سن لیں. خان صاحب کا موقف اور ہمارا موقف پارٹی کا یہ ہے غلط کہ آپ آج کوئی, میں پھر کہہ رہا ہوں, چونکہ یہاں پہ اس وقت کوئی حکومت نہیں, کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی عدالتیں نہیں ہیں. ہمارا یقین کریں آپ نے اپنا کیس بھی خراب کر لی ہے اس طرح کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے. شوکت بسرا یا ٹی ایل پی یا کسی کے آپ کے پاس ثبوت موجود ہے, پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اس کا. آپ عدالتوں میں لے کر جائیں, آپ عدالتوں میں لے کے جائیں. اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ڈیسائیڈ عدالتیں کریں گی. نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے, گردار ہیں وہ ہمارے بات مکمل کرنے دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ بھی ان کے انداز سیاست سے ہمارا اختلاف تھا, ہے اور رہے گا, لیکن یہ کوئی اجازت نہیں دے سکتا قانون آپ کو کہ آپ گولیوں سے کسی کو بھون دیں. وہ ایسے چو کو لنچ کر کے مار ڈالیں, وہ بات کرنے غلط بات ہے بسرا صاحب. اور کسی کو بھی اجازت نہیں کہ ملک کو معصوم شہریوں کو یرغمال نہیں ہے, پلیز, بالکل نہیں, چاہے وہ آپ کے دور حکومت ہو جب آپ لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسا آدمی جو آپ کے لوگوں کو ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اسٹیٹ کا زیادتی کر رہا ہے, تو آپ اس کو گولی سے بھون دیں. زیادتی نہیں کر رہا, ایس ایچ او کو مار ڈالا نا, قتل کا کیا ہوتا ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے. ماشاءاللہ پی ٹی آئی دور میں آپ لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا کہ مقدمہ کیا تھا, آپ نے کیا تھا نا, 14 لاشیں اٹھائی ہیں, 14 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. کیا یا نہیں کیا, آپ ڈینائی کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کس دن میرے گھر سے, آپ کے گھر سے, اللہ نہ کرے, میرے گھر سے تو اٹھ گئی ہیں نا بھائی, میرے گھر سے تو 2 لاکھ گھر والے ہمارے کوئی یہ بات شہریوں کو استعمال نہیں کریں گے. میں جلوس میں جاؤں, پتہ چلے کہ وہاں پر لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا. نہ بول دیں, بزدار صاحب نے کیا تھا اسی جماعت پہ آپریشن کے نہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپریشن گولیاں ہم نے نہیں چلائیں. کیوں نہیں چلائیں؟ میری بات سن لیں. نہیں, یہ تو بسرا صاحب, اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں, اگر اس وقت بھی رضا صاحب کو بات کرتے ہیں, رضا صاحب جی, رضا صاحب دور میں بندے مار دیے تھے انہوں نے, کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ایم کیو ایم جس بات میں آپ رہے ہیں رضا بھائی, وہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا کراچی میں, بات نہیں ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی اور ٹی ایل پی کی, چھوڑو ایم کیو ایم کو.
آپ کے دور میں بندے ہمارا موقف کلیئر ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کے دور میں ٹی ایل پی نے پولیس والوں کو اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کا لیڈر بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسی کے خلاف تو ایکٹ کر رہے ہیں. قانون یہ حق نہیں دیتا کہ آپ گولیوں سے کسی کو بھول. اسی کو تو ایکٹ کر رہے ہیں. اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کے خلاف ہی تو ایکٹ کر رہے ہیں. شہری کسی کے ساتھ ظلم سے. اچھا رضا صاحب پلیز. ہاں بات سننے کو تیار نہیں. رضا صاحب بات تو سنیں نا, اگلا آرگیومنٹ ہے. لیڈر کی پوسٹ جو آج انہوں نے کی ہے, جس کی اس میں دونوں باتیں سوشل میڈیا سے میں نے ویڈیوز دیکھے. 400 500 افراد وہاں مار دیے گئے. یہ کہاں سے لے کر آئے وہ خبر؟ اگر وہ اس طرح کی خبروں کے اوپر احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو وہ ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا تو شاید آپ کی غلط فہمی کہیں انہوں نے 400 500 نہیں لکھا. نہیں, خان صاحب کی بات نہیں کر رہے. خان صاحب کی نہیں بات کر, پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کی کہہ رہے ہیں. تو صحیح نا, وہی میں کہہ رہی ہوں. عظمت میں اور بغض ریاست میں, آپ بغض ریاست میں ہر اس کام کو سپورٹ کرنے. ریاست کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیں. ریاست کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ پرامن شہریوں کے اوپر پرامن بات ہی وہ ہے نا. میں پھر میں کہہ رہا ہوں پرامن غلط ہے. اگر پرامن نہیں تھے تو کیا عدالتوں میں لے کے جاتے کسی کو؟ تو آپ عدالت لے کے کہتے کہ آپ نے کریک ڈاؤن کیا تھا جب بزدار صاحب سی ایم تھے. 26 نومبر کو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم پہ کیوں گولیاں چلائی گئی؟ ہمیں کیوں شہید کیا گیا؟ 26 نومبر کو یہاں سے نتھی کر رہے ہیں. آپ کا 26 نومبر کا کیس بھی خراب ہو رہا ہے. میرے پاس ایسی فوٹیج ہے, اپنی ٹی وی پہ چلا سکتی ہیں. یہ سب غلط ہے. یہ سب غلط ہے. یہ غلط ہے. 100 اختلافات ہیں, لیکن قانون آئین آپ کی واقعی آپ کی فیک فوٹیج نہیں کرا سکتے کہ آپ پرامن لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں. رضا صاحب کی بات تو سنیں نا تاکہ ایک آرگیومنٹ آئے. جی, اس اچھی جماعت کو تباہ و برباد کر دیا حوصلے سے. نے. اب اس جماعت کا جو عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیٹ, ہر طرح کے ایسے مسئلے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. 90% آپ ٹی ایل پی کے مسئلے میں زیادہ گھس گئے تو یہ 90% کیا 9% بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. کراچی آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں, آپ کو پتہ رضا بھائی. مکمل تو ہونے دینا. جی رضا صاحب آرگیومنٹ آنے دینا, تھوڑا لاجیکل بندہ ریزننگ کرے. الیکشن ہارے ہو یار آپ, وہاں پہ بلدیاتی الیکشن سارے ہار گئے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں کراچی میں؟ ایک الیکشن کو لے کر آپ کھڑے ہو جاتے ہو. آپ کی کوئی 20 سیٹیں صرف کراچی میں جیتے ہیں, جس میں آپ کے اور پیپلز پارٹی کے کسی کے 2000 ووٹ تھے, کسی کے 5000 ووٹ تھے. چھوڑو یار, ایم کیو ایم کو بھی چھوڑو. رضا بھائی آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ خدائی قسم کسی کے 5000 ووٹ, کسی کے 6000 ووٹ, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے ووٹ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ تھے. آپ کا سارا لیڈر, سارا مرکزی رہنما کے پی میں بیٹھا ہوا ہے. پورے پاکستان کو آپ نے کراچی کے ایشو پہ بولا کیا آج تک؟ وہ آپ ایڈوائزری کاؤنسل کی بات پوچھ رہی تھی سے. اچھا, ایڈوائزری کاؤنسل کی بڑی ضروری بات ہے. کچھ نہیں, ایڈوائزری کاؤنسل کی بات کہ آپ کی پارٹی آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف سکڑ کے کے پی میں رہ گئی ہے. اسکرین پہ بھی چلائیں, اسکرین پہ بھی چلائیں بھائی, اسکرین پہ چلائیں. بسرا صاحب یہ ایشو میرے بڑا قریب ہے, مذہبی انتہا پسندی. مجھے نہیں پتا اس پہ کتنی جانیں عوام کی, لوگوں کی گئی ہیں, چاہے جس مرضی کا دور حکومت ہو. خان صاحب کا ٹویٹ 17 اپریل 2021 17 اپریل دیتا کہ آپ گولیوں سے لوگوں کو 17 اپریل 2021 کا پھر یہ شاید خان صاحب بھی چلا کہ آپ ملک کے قانون کو یرغمال بنا دیں. پاکستان میں کون سا قانون ہے اس وقت؟ نہ کوئی عدالت ہے, نہ سیاست ہے. Let me make clear to people here and abroad. اچھا سن تو لینا بسرا صاحب, عرض تو سن لیں خان صاحب کا. اچھا رضا صاحب آپ بھی میری ایک بات سنیں. شوکت بھائی ایک بات سنو, چلو ایک بات بتاؤ مجھے. آپ احتجاج کر رہے تھے مرید کے پہ اور کر رہے ہو کے پی میں. یار مرید کے میں کیوں نہیں کیا؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پنجاب میں ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. سندھ میں کر لینا, سندھ میں کر کے دکھا دیں. 17 اپریل کراچی میں کر کے دکھا دیں. وہ جو 20 سیٹیں جیتی ہیں وہاں پہ, وہاں والے کراچی میں کر کے دکھا دیں. 17 اپریل 2021 let me make clear to people here and abroad. Our government only took action against TLP under our anti-terrorist law when they challenged the writ of state and used street violence and attacking the public and law enforcers. No one can be above the law and the constitution. Imran Khan Saab as the Prime Minister 17 اپریل 2021. بسرا صاحب آپ ہمیں ایڈوائزری کاؤنسل کا جواب فرما کے دیں, وہ سن لیں, بتائیں. اچھا اس میں سلمان راجہ, شیخ وقاص, مشال وغیرہ کتنے بڑے فراڈیے ہیں, اندازہ لگائیں. عمران خان کو کہہ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ سے صوبہ نہیں چلنا, ہم ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دیں, صوبہ ہم چلائیں گے. عمران خان کو ان تجاویز کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے, کوئی حکومت والا یہ تنقید نہیں کر رہا. فواد چودھری صاحب ویل وشر آف پی ٹی آئی. ابھی بونا بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں بنائی, نہ ہی کوئی کونسل کا وہاں آئیڈیا دیا گیا ہے. بالکل جھوٹ
اور ہر طرح کی جو خبر مطلب چل ان کی رہی ہے ملاقات ہوئی ہے. سن تو لیں اس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں. دوسری بات سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ملے اور ابھی جو ایک ٹویٹ آیا خان صاحب کا ابھی 15 منٹ پہلے انہوں نے کہا ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے مرحلے کے دوران سلمان اکرم راجہ نے میڈیا اور ہائی کورٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی. انہوں نے جس احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں 2 باتیں کلیئر کر دوں دوبارہ. کوئی ایڈوائزری کونسل نہ خان صاحب نے بنائی نہ وہاں آئیڈیا دیا گیا, سب جھوٹ ہے. دوسری بات یہ جو کیبنٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اس کی بھی خان صاحب نے اس کا مکمل اختیار نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دیا ہے کہ کوئی وزیر کنٹینیو نہیں کرے گا, نہ ہی میری طرف سے کوئی ڈائریکشن ہے. جو آپ کابینہ بنانا چاہتے ہیں آپ مکمل با اختیار ہیں. وہ بھی میڈیا میں جھوٹی خبریں چلائی گئی ہیں, میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا چلیں یہ کلیئرٹی آ گئی. رضا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک میں ایک بات صرف افسوس ایک بات پہ کر دوں کہ خان صاحب نے اور بسرا صاحب نے اور ان لوگوں نے آج مریدکے کی فیبریکیٹڈ نیوز کے اوپر کہ پختونخوا میں انہوں نے احتجاج کیا اور جو ہمارے ایف سی کی اہلکاروں کی باڈی سے جو حرمتی ہوئی بندے کو 1000 مرے 100 مرے تو پھر ہوتے ہیں. میری بات سنیں, ایک بے گناہ خون بسرا صاحب ہمارے جو فوجیوں کی باڈی کی اچھا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ احتجاج کرتے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تھینک یو ٹو ایوری بڈی. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.